प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम प्री बोर्ड का इवनिंग का पेपर 2023-24 का लेकर हाजिर हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे छात्रों, सभी पेपरों की तरह इंस्ट्रक्शन वही हैं, 30 प्रश्न हैं। 1 से 12 तक 1-1 अंक के हैं, 13 से 18 तक 2 अंक के हैं, 19 से 23 4 अंक के हैं और 24 और 26 गद्यांश वाले प्रश्न हैं, 4 अंक के हैं और 27 से 30 तक 6 अंकों के प्रश्न हैं। सभी के लिए इंस्ट्रक्शन पहले जैसी हैं। अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये प्रश्न है, रूस के 2 गणराज्य है ना, 2 गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो ऐसे हैं हमारे चेचन्या और दागिस्तान। तो इसके लिए आप बी उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ चेचन्या और दागिस्तान लिख करके और काम पूरा हो जाएगा, या इस पर निशान लगा देंगे, या बी भी लिख सकते हैं आप। छात्रों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो घटना पहले घटी उसे पहले लिखिए और जो बाद में घटी उसे बाद में लिखिए। अब इसमें जैसे सार्क की स्थापना, बांग्लादेश का निर्माण, लिट्टे का अंत है ना, और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण। अब इसमें अगर देखा जाए तो लिट्टे का अंत सबसे बाद में है ना, और सबसे पहले है इसमें क्या है, बांग्लादेश का निर्माण है ना 1971 में। इसके बाद है सार्क की स्थापना और इसके बाद है पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण और लिट्टे LTT का अंत। तो इसके लिए हमारा सी उत्तर सही बन जाएगा। तो आप सी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों स्थापित रहे, है ना। दक्षिण एशिया में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जहां पर कभी लोकतंत्र हो जाता है, कभी सैनिक शासन, और वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहाँ पर हैं इसमें, ये हैं बी पर। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है छात्रों, और प्रथम आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी उभरी। पहली तो थी कांग्रेस पार्टी और दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें यहाँ पर है, ये हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा गलत निशान लग गया है, इसे हटा लेते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं छात्रों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, 1975 में है ना, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। जनता ने संसद तक मार्च किया था और इसका नेतृत्व किया था उस समय जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत ही है ना, उनकी बहुत मान्यता चल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों, कर्बी और दिमसा किसी है ना जैसे समुदायों का संबंध किससे है। कर्बी और दिमसा का संबंध असम स्टेट से है। छात्रों, ये है असम स्टेट से। आप क्लियर हो गए होंगे। 7वां जो प्रश्न है ये पढ़ना है, अभिकथन वाला है। ठीक है, और इसे कैसे पढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। शॉक थेरेपी का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवादी देशों को पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना था। ठीक बात है। और कारण आर शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी बात सही है ना, पर एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसे थोड़ा आगे चलते हैं। अब ए है इसका उत्तर, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत है ये, है ना। बी क्या है, अभिकथन ए और कारण आर, हाँ दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये ठीक हो जाएगा, इस पर आप निशान लगा देंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त निम्नलिखित से कौन थे? ये मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि इस तरह ये क्वेश्चन कई बार आया है ना। हम ये जो आपको सैम्पल पेपर का ये जो करवा रहे हैं प्री बोर्ड के क्वेश्चन, इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन लगेंगे, तो ये बार बार आता रहता है। इस क्वेश्चन को है ना ध्यान से देखेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। कक्षा में इतनी बार बताने के बाद भी है ना कुछ बच्चों ने बाबू जगजीवन राम, डीपी मिश्रा है ना ऐसा लिख रखा है। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम क्लास में कम से कम कई बार बताते हैं फिर भी उस उत्तर को गलत कर देते हैं, तो वहाँ पर दुख होता है छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है ना, सूची बनाइए। अब देखिए सूची बनाइए, ये पहला नाम है जयप्रकाश नारायण। इनका पूरा नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो इनको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। और जगजीवन राम जी जो थे हमारे उप प्रधानमंत्री रहे थे, जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री से जोड़ देंगे। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है हमारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और केशवानंद भारती जो केस है ये संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपके लिए प्रश्न हो जाएगा ये डी। अब है नेक्स्ट प्रश्न, आगे लेते हैं। ये नहीं, 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध इनमें से किससे है? तो 1973 में जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था वो क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, क्षेत्र की आज़ादी के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसके लिए ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 है हमारा, ये भी अभिकथन है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, आ नहीं पाएगा नहीं एक बार में। तो ये हो जाएगा नीचे दिए गए कथन है ना उसी तरह से है ना। अभिकथन ए और कारण आर, ध्यान से पढ़िए। तो अभिकथन ए क्या कहता है, 1989 के चुनाव में केंद्र में गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर की शुरुआत हुई। बात तो ठीक है। ये तो आर है, क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा और भारतीय राजनीति में कुछ नए मुद्दों का भी प्रभाव देखने को मिला। तो ये एक दूसरे से ताल्लुकात भी रखते हैं। अब इसमें है उत्तर ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। हाँ दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। 12 क्वेश्चन आसान ही है। 12वां क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ना जो एनडीए है, किस राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका है? इसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है ना, और इसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, या इसको हम एनडीए भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य है और बाकी सहयोगी दल हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसके लिए है हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, और कट्टरपंथी जो सोच है या विचारधारा है या धारणा है वो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। और कोई भी अन्य बिंदु लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सरकार पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग लेती रही है ना। इसके पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। तो इसके पक्ष में जैसे हमारे क्योटो प्रोटोकॉल संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए हैं और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया है, इस प्रकार के है ना 1-2 कारण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए।
तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का ही दबदबा रहा, कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। इसमें क्या है, स्वतंत्र आंदोलन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि देश को कांग्रेस ने ही आज़ाद कराया है, अतः लोग कांग्रेस को ही वोट देते रहे। क्योंकि जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था उस समय एक कांग्रेस ही संगठन था जो चल रहा था। और क्या है, जो अन्य पार्टियां बनी हैं या विरोधी दल बने हैं उनमें कोई करिश्माई नेता भी नहीं। जैसे इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अन्य कई नेता थे, सरदार पटेल थे, तो अन्य जो विरोधी दल थे वहाँ पर करिश्माई नेताओं का अभाव भी रहा है, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर 16 है, भारत में नियोजन के क्षेत्र में बॉम्बे प्लान की भूमिका का आकलन कीजिए। वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान के माध्यम से ही कुछ उद्योगपतियों ने सरकार से बड़े निवेश और नियंत्रण का सुझाव दिया, है ना। 1944 में बॉम्बे प्लान के माध्यम से कुछ उद्योगपतियों ने, है ना, पूंजीपतियों ने सरकार से बड़े उद्योगों में निवेश और नियंत्रण का सुझाव दिया। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है छात्रों, भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कारण मोटे से लिख देंगे। कश्मीर मुद्दा है, आतंकवादी घटनाएं हैं, छुट कर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये कारण तो बड़ा आसान है, लिख देंगे आप। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1975 में घोषित आपातकाल के किन्हीं 2 प्रमुख परिणामों को वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए परिणाम है, विपक्षी दल के जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, अर्थात समाचार पत्रों में कुछ भी छापने से पहले सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य था। ये थे हमारे प्रश्न 18। आगे हैं, अब हम प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं जो 4 अंक का है। प्रश्न 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी 4 परिणाम, है ना। सोवियत संघ के विघटन से जो परिणाम है ना, उन उत्तरदायी परिणामों के बारे में बताना है। तो इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ, राष्ट्रकुल देशों का उदय हुआ या शिश का उदय हुआ, और साम्यवाद को कमज़ोर हो जाना। अब साम्यवाद कमज़ोर पड़ गया क्योंकि सब देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे और हथियारों की जो होड़ थी वो समाप्त हो गई और शीत युद्ध समाप्त हो गया, है ना। इसमें एक 4 कारण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता एक अपरिहार्य घटक है ना, जो अनिवार्य घटक है। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो है ना, विश्व राजनीति में पर्यावरण जो है, पर्यावरण अब विश्व की चिंता का कारण बनता जा रहा है ना। ज़्यादातर लोग इससे चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, चरागाहों का तेज़ी से कम होना। जो चरागाह थे हमारे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी वो भी कम होती जा रही है। वैश्विक तापन में वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है। छात्रों, पेयजल की कमी होती जा रही है, और महासागरों में प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि महासागरों में हम यातायात करते हैं, है ना, आना जाना करते हैं, तो शिप से निकलने वाला तेल है और हम लोग अपशिष्ट पदार्थ उसमें फेंक देते हैं, उससे भी महासागरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। और कृषि योग्य भूमि किसी भी तरह से बढ़ नहीं रही है, बल्कि कम ही होती जा रही है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मिले जुले आंकड़ों के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की एक जैसी आकांक्षाएं रखती है। अर्थात प्रश्न ये भी आ सकता है कि दक्षिण एशिया के देशों की जनता की पसंद लोकतंत्र ही है, या दक्षिण एशिया के देशों की जनता लोकतंत्र को ही पसंद करती है। इसके पक्ष में आपको बताना है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र पसंदीदा शासन प्रणाली है, अर्थात दक्षिण एशिया में सभी लोग
लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। और प्यारे छात्रों, भारत और श्रीलंका में तो प्रारंभ से ही लोकतंत्र है, जब से आज़ाद हुए हैं तब से लोकतंत्र कायम है। और नेपाल में भी अब लोकतंत्र ही स्थापित हो गया है। मालदीव और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी अब लोकतंत्र ही है। तो इन सारे कारणों से हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, या दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र को ही पसंद करती है। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना बहुत संघर्ष और आंदोलनों के बाद हुई। हाँ छात्रों, नेपाल में लोकतंत्र के लिए काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला है ना। माओवादी, नेपाल की सेना है ना, और राजा की है ना, राजा की सेना, माओवादी और वहाँ के जो लोकतंत्र समर्थक थे उनके बीच काफ़ी लंबे समय तक है ना युद्ध चला, झगड़ा चला। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र की लहर आई और 2002 में क्या किया, राजा ने संसद को भंग कर दिया। लोग लोकतंत्र चाह रहे हैं और राजा ने संसद को ही भंग कर दिया। और 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए है ना। तब अंत में राजा को जनता की बात माननी पड़ी और एक संविधान सभा बैठा दी गई। और छात्रों, 2008 में राजतंत्र भी खत्म हो गया और 2015 में अब इन्होंने अपना संविधान लागू कर लिया है और नेपाल में पूर्ण रूप से लोकतंत्र कायम है। तो ये नेपाल की बात थी। अब आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 की बात होगी, 22 की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है छात्रों, इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 कहता है वर्तमान विश्व पर वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। अर्थात वैश्वीकरण के 2 अच्छे कारण बता दीजिए, 2 बुरे कारण बता दीजिए, हो जाएगा काम। कैसे? अब हम बात करें है ना सकारात्मक प्रभाव, अच्छे प्रभाव के बारे में। तो इससे क्या हुआ, वैश्वीकरण के बढ़ने से विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है ना। सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे हैं। और छात्रों, आयात प्रतिबंधों में भी कमी हुई है। जो आयात शुल्क वगैरह लगाते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं उसमें भी कमी हुई है। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। अब जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, भिन्नता बढ़ती जा रही है। और छात्रों, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ संस्कृतियां क्षीण होती जा रही हैं और कुछ संस्कृतियों का विकास होता जा रहा है। तो ये हैं हमारे वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। इसका अथवा वाला प्रश्न भी इसी पाठ से आएगा। तो वैश्वीकरण से विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ भी प्रभावित हुई हैं। जैसे अभी हमने संस्कृति की बात ही की थी। कथन के संदर्भ में वैश्वीकरण के किन्हीं 4 सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या करनी है। अब छात्रों, सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक वैविध्यीकरण के माध्यम से संस्कृतियों में समृद्धि तो आई है ना, मेल जोल बढ़ा है और देशी संस्कृतियों पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं। खान पान के विकल्पों में वृद्धि। अब हमारे जो खान पान के कुछ ही विकल्प थे अब उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है ना। बहुत तरह के अब हमारे है ना विकल्प, खाने के विकल्प हमारे सामने हैं, परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये इस प्रकार के हमारे परिणाम हैं और हम अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व देते जा रहे हैं, अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसा लगता है जैसे पश्चिमी सभ्यता को थोपा जा रहा हो। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है छात्रों? प्रश्न नंबर 23 कहता है भारत की विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति ही तो भारत की विदेश नीति कहलाती है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के विदेश मंत्री भी हुए थे। तो विदेशी जो प्रभार है उसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही देख रहे थे। और छात्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता का विचार रखा। गुट निरपेक्षता का मतलब है
हमारे उस समय दो संगठन बने हुए थे, एक अमेरिकी संगठन और दूसरा सोवियत संघ, है ना। दो ध्रुव बने हुए थे, हमने दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी बना कर रखी, जो गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि हमें जिस संगठन से या जिस ग्रुप से जरूरत होगी उससे हम सहायता ले सकते हैं और हम अपना विकास अच्छा करेंगे। इसमें एक कारण है विश्व शांति और सहयोग, है ना। भारत की विदेश नीति में विश्व शांति और सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है, उसी का अनुसरण करती है। पंचशील का सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत को हमने बहुत महत्व दिया है। हमारा चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ और हमने उसका हमेशा पालन करने का प्रयास किया है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति में पंचशील सिद्धांत भरा हुआ था। नस्ल भेद व रंग भेद का नेहरू जी ने विरोध किया है और वो ऐसा किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहते थे, किसी के साथ रंग भेद हो या किसी तरह का भेदभाव हो। अब छात्रों, हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, इसको हमें पढ़ना है ध्यान से। छात्रों, हम पढ़ने में गलती कर देते हैं। जैसे इसमें है, निम्नलिखित आवरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इनमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर। ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, है ना, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24.1 की। निम्नलिखित में से सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से कौन प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है? अब पहले में जो संबंध नहीं है वह है आतंकवाद, तो इसका उत्तर आ जाएगा आतंकवाद। अब इस प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसका 24.2 है हमारा, यहाँ रोकते हैं, 24.2 है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में खतरा किसे होता है? अपारंपरिक धारणा में खतरा होता है मानवता को। ठीक है, यहाँ पर आतंकवाद था, यहाँ मानवता का। और 24.3 है, निम्नलिखित में से सुरक्षा के नए खतरे में कौन शामिल हैं? नए खतरे में शामिल हैं वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता भी सुरक्षा के लिए खतरा है। किसी देश के केंद्रीय मूल्य के संबंध में कौन सा तत्व बेमेल है? इसमें, है ना, जैसे ये है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, ये संधियाँ जो है ये बेमेल है। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है, आसान होता पर बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं कई बार समझाने के बाद भी, है ना। पहले से पढ़ते हैं। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 राज्यों को A, B, C और D द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी, क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर दिए गए प्रारूप में भरिए। ये भारत का नक्शा है, ये A, B, C, D है ना, 4 पॉइंट दिखाए गए हैं। अब 1966 में गठित राज्य है पंजाब। पंजाब को किससे दिखाया गया है ना, पंजाब यहाँ पर है, C से दिखाया गया है। और 1965 में हिंदी भाषा का विरोध किया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु को यहाँ D से दिखाया गया है छात्रों। और बोडो समुदाय से संबंधित राज्य असम है ना, असम यहाँ दिखाया गया है A से। और क्या है, लाल डेंगा से संबंधित राज्य यहाँ मिजोरम दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये प्रश्न है ना, इसमें हमको काम करना है। देखिए इसमें क्या किस प्रकार से करना है।
ये हमारे 1 2 3 लिखे हुए हैं, तो इस कॉलम में हमें कुछ नहीं करना है ना। अब ये जो था 1966 में गठित एक राज्य, तो इसको यहाँ सी से दिखाया गया था, ये था हमारा पंजाब, तो यहाँ सी लिख देंगे और यहाँ पंजाब लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु से दर्शाया गया, जिसको डी से दर्शाया गया, तो यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ तमिलनाडु लिख देंगे। और इसके बाद है बोडो समुदाय से संबंधित ये आंदोलन किया गया, ये ए से दर्शाया गया है, ये असम है। इसके बाद हमारा एक बचता लालडेंगा वाला, ये बी से दर्शाया गया, और ये मिजोरम है। तो यहाँ तक छात्रों कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस प्रश्न को आगे की तरफ ले जाते हैं, है ना, और उसके बारे में करते हैं बात आपसे। प्रश्न नंबर इसी का अब जो है 25 का है, 25 के स्थान पर ये है दृष्टिबाधित, अभी है ना, जो ब्लाइंड छात्र हैं उनके लिए। अब पंजाब राज्य है ना कब बना छात्रों, थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसका लिख देंगे 1966 में बना। और दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया गया तमिलनाडु में, वही है उत्तर। बोडो समुदाय ये असम है, लालडेंगा का वही मिजो है, वही पूछे हैं ना, इनको बस नक्शे में नहीं ले जाना है। अब देखिए ये चित्र है हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे, कार्टून है और इसके बारे में भी पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त कार्टून का संबंध किस घटना से है? ये जो है उपयुक्त कार्टून का संबंध है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव किन दो अर्थों में महत्वपूर्ण था? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने अलग से एक उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनका नाम वीवी गिरी था, और वीवी गिरी को समर्थन भी दिया और लोगों से कहा, अपने विधायकों और सांसदों से कहा कि अंतरात्मा के आधार पर वोट दीजिए, है ना, विहिप के आधार पर वोट मत दीजिए। और श्रीमती इंदिरा गांधी के उम्मीदवार की जीत हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी इनके पीछे खड़ी है ना, इनकी जीत हुई, ये वीवी गिरी हैं और ये श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। इसका जो नेक्स्ट है, थर्ड है, वो है 1969 के राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस विभाजन के लिए किस हद तक जिम्मेदार है? छात्रों ये सबसे महत्वपूर्ण है ना कारण है कांग्रेस के विभाजन का। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के उम्मीदवार, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, है ना, उनके उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, उसका समर्थन नहीं किया और अंत में उनके उम्मीदवार जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसकी हार हुई और इंदिरा गांधी के उम्मीदवार की जीत हुई। तत्पश्चात कांग्रेस ने क्या किया, जो वहाँ के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। तो ये कारण थे। इसके आगे चलते हैं हम। और 26वें का जो दृष्टिबाधित के लिए है वो है, उसमें भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका 26.1 है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता? प्यारे छात्रों अभी हमने बताया था वीवी गिरी। 1969 के राष्ट्रपति में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या संदेश दिया? इंदिरा गांधी ने संदेश दिया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम आने पर सिंडिकेट ने क्या किया? राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम आने पर सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। ये आपने पढ़ लिया होगा। और अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है ना, 6 नंबर का प्रश्न है, तो इसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे। प्यारे छात्रों, वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया और भारत पर किए गए
हमले से दोनों देशों के संबंध काफ़ी प्रभावित हुए। दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति आ गई और भारत द्वारा तिब्बत को मान्यता देने और बौद्ध धर्म के गुरु जो दलाई लामा थे, दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने उसे शरण दे दी। तो शरण देने से भी संबंधों में कटुता आई थी, है ना। चीन ने सोचा कि भारत तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और प्यारे छात्रों, कश्मीर के मुद्दे पर भारत की पाकिस्तान से तनातनी रहती है और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन भी किया है। इस कारण से भी संबंधों में तनाव आए हैं। और प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन इसका अथवा यदि आपको राष्ट्रीय हित में भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से परिवर्तन करेंगे, है ना। आपको भारत की राष्ट्रीय नीति बनानी पड़े तो आप किस प्रकार की नीति बनाएंगे। छात्रों, इसकी नीति के लिए आप अपने विचार लिखेंगे। जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत बनाने संबंधी प्राविधानों को शामिल किया जाएगा। और छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली बनाने पर का भी प्रयास किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो यदि हमें मौका मिला हम इस प्रकार से इसको करेंगे। अब प्रश्न नंबर इसके बाद आता है 28, 28 प्रश्न क्या है छात्रों। 28 है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष, ये समझ नहीं है, समक्ष है, इसे दोबारा से लिख लेना छात्रों, ये है ना समक्ष है या सामने कहें, भारत के सामने, ऐसे तो समझ ही जाओगे आप, है ना। तो किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत के सम्मुख जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ही भारत की एकता को बनाए रखना, भारत की अखंडता को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। 3 ही चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी स्वतंत्रता के समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि सभी वर्गों का समान विकास कैसे किया जाए, सभी वर्गों का समान विकास किया जाए और गरीब और कमज़ोर तबके को पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस सब प्रोग्राम को एक साथ कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और छात्रों, स्वतंत्रता के समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि किस प्रकार से देश का तेज़ी से आर्थिक विकास किया जाए। तो देश की एकता और अखंडता, सभी वर्गों का समान विकास और उसमें निर्बल वर्गों को विशेष ध्यान देना और देश का तेज़ी से आर्थिक विकास करना, है ना। ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों से आप समझ गए होंगे। 28 का अथवा है, वर्ष 1947 में भारत विभाजन की 3 प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसका है, इसका उत्तर लिखेंगे हम, भारत और पाकिस्तान 2 देशों का निर्माण हुआ तथा देशी रियासतें, जो देशी रियासतें और रजवाड़े थीं, रियासतों को किसी के भी साथ मिलने या स्वतंत्र रहने का मौका दिया गया। उनसे कहा गया कि चाहो तो आप भारत में मिल जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में मिल जाओ और चाहे आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। और क्या किया, विभाजन के बाद बड़ी मात्रा में संपत्तियों का बंटवारा। भाई विभाजन हो रहा था, संपत्तियों का बंटवारा भी होना था, कर्जे का बंटवारा भी होना था, सामान का बंटवारा भी होना था। और विभाजन के बाद दंगे होने लगे, अचानक हिंदू मुसलमानों को दंगा होने लगे और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। जहाँ जो अल्पसंख्यक थे वो मारे गए, बहुसंख्यकों द्वारा उनको सताया गया। चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों तरफ ही अल्पसंख्यकों को, है ना, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1997 में 1997 में सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे। क्या, है ना, आप उन मापदंडों के आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए भारत को? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए प्यारे छात्रों, भारत की जो आबादी है विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। तो भारत, है ना, बड़ी आबादी वाला देश है और भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत में ही है। और प्यारे छात्रों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के
है ना, में जो अंशदान भी देता है ना, जो उसका संगठन है उसको अंशदान भी देता है, धन भी मुहैया कराता है। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों में विश्वास भी करता है, उनके सिद्धांतों पर काम करता है, उसमें विश्वास रखता है। भारत मानवाधिकारों का भी सम्मान करता है। तो भारत को, है ना, भारत को विश्व इसमें भारत को जो है इसका सदस्य बन जाना चाहिए सुरक्षा परिषद का, है ना। यह सुरक्षा परिषद को भारत को सदस्यता दे देनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 है, अच्छा इससे पहले इसका अथवा प्रश्न आ रहा है 29वें का अथवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख स्तंभों को, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख स्तंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और आपसी सहयोगात्मक व्यवहार बना रहे, ये इसका सिद्धांत है। और विश्व में सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार प्राप्त हो, है ना, मानवाधिकारों की सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए। और तीसरा है हथियारों की होड़ न हो और निशस्त्रीकरण के प्रयास हों, है ना, हथियारों की होड़ समाप्त हो जाए और निशस्त्रीकरण के प्रयास हों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है हमारा, ये कहता है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई अचानक नहीं हुआ, है ना। चीनी अर्थव्यवस्था का जो उत्थान है उभार है आकस्मिक, आकस्मिक माने अचानक, है ना, आकस्मिक माने अचानक नहीं हुआ है, अर्थात धीरे धीरे हुआ है ना। इस कथन की व्याख्या कीजिए। चीन ने धीरे धीरे अपना आर्थिक विकास बढ़ाया, है ना, धीरे धीरे अपना आर्थिक विकास किया है। 1972 में अमेरिका से अपने संबंधों को शुरू किया चीन ने और 1973 में आधुनिकीकरण का सिद्धांत अपनाया और उद्योग, कृषि, सेवा और विज्ञान का आधुनिकीकरण किया चीन ने। और प्यारे छात्रों, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चीन और 1982 में कृषि का भी निजीकरण कर दिया। और छात्रों 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया, अर्थात एक साथ नहीं, धीरे धीरे इसने अपना आर्थिक विकास किया। इसने जो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया वो धीरे धीरे किया, क्रमबद्ध तरीके से किया। अब आप इस व्यवहार से सहमत हो गए होंगे। अब छात्रों प्रश्न नंबर 30 का अथवा है आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। आसियान शैली, आसियान के प्रमुख स्तंभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आसियान शैली है छात्रों, आसियान ने औपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा एक मिसाल प्रस्तुत की है। आसियान ने अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा एक मिसाल प्रस्तुत की है, जिसे आसियान शैली कहते हैं। अब आसियान शैली के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें आसियान सुरक्षा स्तंभ है, आसियान आर्थिक स्तंभ है और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ है। सबसे पहले बात करते हैं आसियान सुरक्षा स्तंभ की। आसियान सुरक्षा स्तंभ, स्तंभ या समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय या आसियान सुरक्षा स्तंभ, ये क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। अर्थात इसका विचार है कि सैनिक टकरावों को, है ना, जो क्षेत्रीय विवाद हैं उनको सैनिक टकराव द्वारा अर्थात लड़ाई के द्वारा हल ना करके बातचीत के द्वारा आपसी सहमति पर हल कर लेना चाहिए। आसियान आर्थिक सुरक्षा समुदाय की बात करें या आसियान आर्थिक स्तंभ की बात करें तो इसमें पाते हैं आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, आसियान देशों को साझा बाजार उपलब्ध कराना। आसियान जो देश हैं इसके है ना, समूह के जो देश हैं उनको साझा बाजार उपलब्ध कराना है और उत्पादन का आधार तैयार करना है
तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की में मदद करना है। इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक है ना विकास में मदद करना भी है। अब बात करने जो तीसरा स्तंभ है इसका, उसकी तीसरा स्तंभ कौन सा है छात्रों? तीसरा स्तंभ है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक स्तंभ, या दूसरे शब्दों में कहें तो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। हमें एक दूसरे की संस्कृति को कुचलने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमें आपस में बातचीत के द्वारा, है ना, टकराव से पेश नहीं आना है, बातचीत के द्वारा, है ना, मसलों को हल करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये बात थी हमारी आसियान शैली की। छात्रों, हमने इस प्रश्न को ठीक से समझाने का प्रयास किया। अब हमने आपको 2 प्रश्न, ये प्री बोर्ड के हो गए हैं, पिछले साल के प्री बोर्ड के कर रखे हैं, मेन के कर रखे हैं, हमने आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कर रखे हैं, अर्थात आपके पास हमारे 10-12 प्रश्न पत्र हल किए हुए हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है लगभग 90% क्वेश्चन पेपर इसी में सजाएगा, 90-95%। वैसे तो कोई मुश्किल ही इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा। अब आप पढ़ें ना पढ़ें ये आपका काम है, परंतु मेरा ये कहना है यदि कोई छात्र इन प्रश्न पत्रों को सुन ले, है ना, 4-5 घंटे भी है ना मोबाइल से हमारे इन क्वेश्चन पेपर को सुन ले, तो वो फेल नहीं हो सकता। अब कोई पढ़ना ही ना चाहे तो उसे तो कोई पास करा नहीं सकता। वैसे अगर ये इतने सारे प्रश्न पत्र मैंने हल करके दे दिए हैं, अब मैं और करूँगा भी नहीं। और मैंने आपको 200 प्रश्न, है ना, और हल करके दिए थे, उसमें से भी देख सकते हैं आप कहीं भी, है ना, किसी भी स्तर से आप कमज़ोर नहीं हैं। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। बस इनको देख लें, आप इन प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। सभी के लिए मेरा ये आशीर्वाद है, सभी अच्छे नंबर लेकर पास हों और मेहनत करें, सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें। धन्यवाद छात्रों।